हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्कर्ष कोचिंग सेंटर है यहाँ आजमगढ़। आज हमारे यूट्यूब के लेटेस्ट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा वीडियो जो थर्ड सेशन रहेगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जनरेशन है 1946 टू 1954 यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स, यानी ये जो जनरेशन रहा है इसमें वैक्यूम ट्यूब के आधार पे जो है कंप्यूटर की बिल्ड किया जाता था, कंप्यूटर को बनाया जाता था। इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं जिसको चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि करके। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। द वैक्यूम ट्यूब्स वाज डेवलप्ड बाय ली डी फॉरेस्ट इन 1908। स्टोरेज, मैग्नेटिक ड्रम्स एंड मैग्नेटिक कोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है द इनपुट टू द कंप्यूटर वाज थ्रू पंच्ड कार्ड एंड पेपर टेप्स। द आउटपुट वाज डिस्प्लेड एज प्रिंट आउट्स। एग्जाम्पल ENIAC, IDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। डिसएडवांटेज, साइज, कॉस्ट, हीट, स्लो स्पीड। दोस्तों इसकी हिंदी जान लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन रहा है, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर आया वह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। ये जो वैक्यूम ट्यूब जो डेवलप किए गए थे ली डी फॉरेस्ट के द्वारा बनाया गया था 1908 ईस्वी में। और जो यहाँ इसमें जो वह स्टोरेज होती थी वह मैग्नेटिक ड्रम एवं मैग्नेटिक कोर को इस्तेमाल करके बनाया जाता था। स्टोरेज के रूप में हम इस्तेमाल करते थे। इनपुट टू द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को जो इनपुट दिया जाता था वह पंच कार्ड एवं पेपर स्टेप के द्वारा दिया जाता था। और आउटपुट जो मिलता था वह डिस्प्लेड प्रिंट आउट के द्वारा जो है आउटपुट हमें डिस्प्ले होता था। इसके एग्जांपल आपने देख लिया, ENIAC, IDVAC, UNIVAC। और इसके एग्जांपल हैं जो है ये जब बनाए गए थे। और इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा थी, कॉस्ट, हीट, स्लो स्पीड। इस वजह से इसको जो है ये जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन वह ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, यानी इसकी बहुत बड़े आकार के बनाए गए थे। पूरे एक कमरे में आता था, 1.5 गुना कमरे जितना बड़ा आता था। इसकी कास्ट भी बहुत ज़्यादा होती थी और ये हीट हो बहुत ज़्यादा जो है पावर सप्लाई लेने के बाद बहुत हीट हो जाती थी, पावर कंजप्शन ज़्यादा करती थी और इसकी स्पीड भी बहुत स्लो थी। तो ये सब वगैरह कुछ फंक्शन थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारी सेकेंड जनरेशन के बारे में। तो सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड रहा है 1956 टू 1963, यानी 1956 से 1963 ईस्वी। ये जो इस प्रकार के जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वह ट्रांजिस्टर बेस पे हुआ करते थे। यानी यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करने लगे वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर को उसकी जगह इस्तेमाल करने लगे। विलियम शाक्ले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था। प्राइमरी मेमोरी, इसमें जो प्राइमरी मेमोरी के रूप में हम मैग्नेटिक टेप कोर को यूज करते थे और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप को यूज करते थे। थर्ड जो हमारा जो लास्ट फोर्थ पॉइंट है द इनपुट टू द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को जो इनपुट इसमें देते थे वो पंच कार्ड एंड पेपर टाइप की मदद से देते थे और आउटपुट भी हमें प्रिंट आउट की मदद से हमें मिलता था। यानी फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में जो इनपुट आउटपुट देने का जो माध्यम था वो सेम था, सिर्फ चेंज हुआ है इसमें स्टोरेज की। वहाँ पे प्राइमरी उसमें सिर्फ मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक ड्रम प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पे हम जो है यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे, जैसे कि फॉर्ट्रान 1956, एल्गोल 1960, कोबोल 1960 टू 1961। ये 3 लैंग्वेज हाई लैंग्वेज कहलाते हैं, फॉर्ट्रान, एल्गोल और कोबोल 1961, ये सब लैंग्वेज। उसके बाद क्या दोस्तों, इसके एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं इसमें जो IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1008। डिसएडवांटेज इसके वही साइज, कॉस्ट, स्पीड, स्लो स्पीड एवं जो है कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड जनरेशन के बारे में देखते हैं। जो फर्स्ट और सेकेंड जो है जनरेशन का डिसएडवांटेज वो सेम है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। तो 1964 टू 1971 तक रहा इसका टाइम पीरियड, 1964 से 1971। यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी यहाँ पे क्या किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल रिप्लेस करके अब IC चिप का इस्तेमाल होने लगा। तो IC क्या है, द IC वाज इन्वेंटेड बाय जैक, यानी जिसका आविष्कार IC का आविष्कार जैक किल्बी के द्वारा 1959 में किया गया था। यहाँ पे भी प्राइमरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर को इस्तेमाल करते थे और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल करते थे।
और यहाँ पे भी इनपुट कंप्यूटर को कीबोर्ड, अब देखिए थर्ड जनरेशन में आपका जो है थोड़ा सा जो इनपुट आउटपुट देने का माध्यम चेंज हो गया। यानी यहाँ पे हम इनपुट कंप्यूटर को कीबोर्ड और माउस के द्वारा देने लगे और आउटपुट हमें मॉनिटर के द्वारा मिलने लगा। और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में हम फोर्ट्रान, एल्गोल और कोबोल इन तीनों को यूज़ करते थे। यानी जो हमारे के सेकेंड जनरेशन में होते थे हाई लेवल लैंग्वेज, वही थर्ड जनरेशन में भी हो रहे हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि दिया है IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370, 168, TDC 316। ये डिसएडवांटेज इसके क्या है कि IC चिप्स आर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, यानी इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था IC को, इसलिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होने लगी और ये फोर्थ जनरेशन फिर कंप्यूटर का शुरू हुआ। देखिए दोस्तों, इसका जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जांपल को आप ज़रूर याद रखिए। इसमें क्वेश्चंस आप सीधे पूछ लेता है कि IBM 360 सीरीज़ जो है किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो एक एक करके आप इनको जान लीजिए कौन सा जो है IBM कंप्यूटर किस जनरेशन में बना है। 2 बार 3 बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे, फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1971 टू 1980 तक रहा है। यानी इसमें जो हम यूज़ करते थे वह LSI VLSI का इस्तेमाल किया जाने लगा। IC को रिप्लेस करके उसकी जगह LSI करने लगे। अब इसका फुल फॉर्म जनरली पूछ लेता है तो जानते रहिए। LSI का होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड पॉइंट इसका MS DOS एंड MS विंडोज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी इस समय ही फोर्थ जनरेशन के दौर में ही हम MS DOS और MS विंडोज़ का डेवलप किया गया। थर्ड ऑप्शन है ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ लैंग्वेज DBase etc, यानी ये सभी प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज जो है फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI जिसे कहते हैं शॉर्ट नेम में, टेक्नोलॉजी का भी निर्माण इसी फोर्थ जनरेशन में किया गया। इसके एग्जाम्पल कुछ मुख्य रूप से इस प्रकार हैं IBM 4341, DEC 10 स्टार 1000, PUP 11। तो ये कुछ बेसिक और मुख्य एग्जाम्पल हैं फोर्थ जनरेशन के, जिसको आप लोग याद कर लीजिए एक बार, ये जरूर पूछता है। आगे बात कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन की। तो फिफ्थ जनरेशन आपका टाइम पीरियड रहा है 1980 से लेकर और अभी तक ये जारी है। यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इसमें जो हम उसकी जगह यानी LSI के इस्तेमाल रिप्लेस करके उसकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने लगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है यूज द अल्ट्रा लार्ज, यानी यहाँ पे हम LSI और VLSI को रिप्लेस करके ULSI की जगह का इस्तेमाल करने लगे, जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे वह 32 बीट से बढ़ाकर 64 बीट कर दिया गया। और यहाँ पे ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी यहाँ पे सभी प्रकार की लैंग्वेज की प्रोसेसिंग होने लगी फिफ्थ जनरेशन में। नेक्स्ट पॉइंट एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी पैरेलल प्रोसेसिंग में भी हमें एडवांसमेंट देखने को मिला, एक साथ ही कई सारी चीज़ों को प्रोसेस करने में मदद मिली है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोम बुक इत्यादि सभी प्रकार के जो है फिफ्थ जनरेशन में खोजे गए। तो ये सब जान लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल आप ज़रूर देखिए, 2 बार 4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। इस टॉपिक से मैं कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट छाँटा हूँ, तो इसको आप लोग ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, जिससे आप लोगों का बेहतर नॉलेज होगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन थर्ड जनरेशन। सेकंड है माउस एंड कीबोर्ड इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन। थर्ड क्वेश्चन है वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक कौन थे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, मैंने बता दिया। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किस जनरेशन से हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है यूनिवैक 1108 किस जनरेशन का कंप्यूटर है। यहीं पे मैं अपने वीडियो सेशन को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को बहुत पसंद कर रहे होंगे। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं ऐसे ही रोज़ डेली एक वीडियो आपको लाता रहूँगा।